वेरी शॉर्ट आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट ऑन अर्थ फॉर सनलाइट. कल भी बताया था ये मैंने कि अगर किस बहुत दूर से देखोगे आप तो आपको वेव फ्रंट जैसा हम लोग बनाते हैं वैसा नहीं दिखाई देगा, वो आपको फ्लैट दिखाई देगा. ठीक. अब जैसे ये लो, अगर ये सन है तो सन से जो वेव फ्रंट्स आएंगे वो इसी तरीके के आएंगे, राइट. अब अगर वेव फ्रंट आते गए आते गए आते गए आते गए तो बहुत दूर तक आते आते हैं ना, वो एग्जैक्टली एक फ्लैट लाइन तक हो जाएंगे. ये डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है इस तरह से. ये ऐसे सारे वेव फ्रंट्स को लेकर अगर मैं इन पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं इनको टच करती हुई लाइन को ही हम लोग वेव फ्रंट बोलते हैं. अब अगर तुम इसको यहीं से देखोगे यहाँ पे ये पॉइंट पे, तो ये तुमको फ्लैट ही दिखाई देगा कि नहीं एकदम. हालांकि ये फ्लैट नहीं है. ठीक. जब ये निकलते हैं तो एक सिंगल सोर्स से निकलते हैं, तो ये ऐसे 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 बढ़ना चालू करते हैं. अब बनाते टाइम मैं इसको कर्व बना रहा हूँ, पर अगर ऐसा बहुत, ये देखो जैसे जैसे लाइन बड़ी होती जाएगी, देख रहे हो, बीच के हिस्से पे गौर करो, फ्लैट दिख रहा है कि नहीं बीच का हिस्सा. अब सिर्फ इतना पोर्शन देखो, ये पोर्शन फ्लैट है कि नहीं. और अगर ये जो सोर्स है, इफ दिस सोर्स इज सन और हम अगर यहाँ बैठे हुए हैं, तो यही सिचुएशन हमारे पास भी है कि नहीं. हम इतने ही दूर है कि नहीं सन से. हाँ सर. एग्जाम्पल वाइज अगर मैं देखूं तो जब तक वेव फ्रंट मेरे पास पहुंचेगी फ्लैट दिखेगी कि नहीं. हाँ सर. तो लॉन्ग डिस्टेंस में जो वेव फ्रंट है वो देखने वाले को फ्लैट ही दिखाई देती है. ओके. तो होपफुली इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख लोगे. वन वर्ड में आंसर लिखना एक ही मार्क का है, तो आप प्लेन वेव फ्रंट लिख दोगे और थोड़ा सा ये एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में लगा देना. नेक्स्ट इज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ देयर इज नो इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट फ्रॉम द टू स्लिट्स. अब स्लिट क्या होती है हम सब जानते हैं. डन. एक कार्डबोर्ड होता है, उस कार्डबोर्ड के बीच में हम लोग दो कट बना देते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा कट और यहाँ पे एक छोटा सा कट. तो ये जो बीच का पोर्शन है, ये इतना पोर्शन कट हो गया है. अब ये जो बीच में डिस्टेंस में ले रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला जा रहा है there should be no initial phase difference between the lights from the two slits. दोनों के, ये दोनों स्लेट से जो लाइट निकलेगी उसके फेज में बिल्कुल डिफरेंस नहीं होना चाहिए. ठीक. अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन करस्पॉन्ड्स टू फिफ्थ मिनिमम. और इस तरह से निकलने वाली वेव्स फाइनली स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न तो बनाएंगी. उस इंटरफेरेंस पैटर्न में से हमसे सवाल पूछा जा रहा है फिफ्थ मिनिमम के लिए. ओके. सो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, वो पूछ रहा है फिफ्थ मिनिमम के लिए. तो पाथ डिफरेंस का ये तो सीधे सीधे न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो. क्या फॉर्मूला लगाओगे. पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू हाउ मच, 2n-1 लैम्डा बाय 2. डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, एक बार में ही इसका आंसर मिल जाएगा आपको. यहाँ पे n की वैल्यू क्या लोगे, फॉर फिफ्थ मिनिमम, n इज इक्वल्स टू 5. सो डेल्टा x का वैल्यू क्या निकालोगे आप, 2 into 5 minus 1 लैम्डा बाय 2 बराबर. यस सर. सॉल्व करो भाई, कितना आएगा, 10 minus 1 9/2 ही आएगा ना, 9/2 लैम्डा. हाँ सर. हाँ सर. सही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. टू कोहेरेंट सोर्सेज whose intensities ratio is 25:1. इंटेंसिटीज का रेशियो दिया हुआ है. मान लो टू कोहेरेंट सोर्सेज है, पहले वाले की इंटेंसिटी I1, दूसरे वाले की इंटेंसिटी I2. दोनों का रेशियो गिवन है 25/1, राइट. और ऐसा बोला गया है कि ये दोनों मिलकर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस कर रहे हैं. नाउ कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड. ये बोलते ही आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आ जाना चाहिए. इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, राइट. ये तो बहुत मेजर फॉर्मूला है इस चैप्टर का, और इसका और भी बहुत जगह पे यूज होता है. फिलहाल में आप इसको इस सेंस में यूज करोगे, दैट I is directly proportional to
ए स्क्वायर। अगर आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है तो I1 अपॉन I2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं, हाँ राइट? सर। और I1 बाय I2 यस सर। 25/1 है, विच इज गिवन। सो दिस इज गिवन and this is by formula. If this is taken to be equation 1 and this is equation 2, then from 1 and 2 क्या आएगा? क्या लिखोगे आप? A1 square upon A2 square is equals to 25/1। अभी भी मेरा ही वेट कर रहे हो क्या सॉल्व करने के लिए? स्क्वायर रूट ले लो। A1 upon A2 is equals to pi upon 1। मिल गया आंसर? यस सर। यस सर। ये भी छोटा सा ही क्वेश्चन है, बस खाली आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला याद रखना है, और वो फॉर्मूला इस चैप्टर के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। Why two light sources must be of equal intensity to obtain a well-defined interference pattern? देखो पहले आप ये समझो कि well-defined interference pattern होता क्या है। Well-defined interference pattern वो होता है जिसमें सारे ब्राइट और सारे डार्क फ्रिंजेस एकदम क्लियर दिखे। वही होगा कि नहीं well-defined interference pattern? सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि जिसको आप प्रूव करने जा रहे हो उसका मतलब क्या है। well-defined interference pattern means, this simply means there should be a sharp, bright and dark points लिख दे रहा हूं, चलो ठीक। अगर शार्प, ब्राइट और डार्क पॉइंट्स बनेंगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर होगा कि नहीं, राइट? एंड क्लियर कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट देखा है? जितने भी टीवी वगैरह में कॉन्ट्रास्ट का भी एक एडजस्टमेंट होता है, हम लोग कॉन्ट्रास्ट कम ज्यादा कर सकते हैं। तो जब हम लोग कॉन्ट्रास्ट कम ज्यादा करते हैं तो हम लोग एग्जैक्टली क्या करते हैं, जो ब्लैक है ना, जो इतने पॉइंट पे ना रहकर इतने पॉइंट तक दिख रहा था, हम लोग उसको कन्फाइंड कर देते हैं कि जितना वो है वो उतने तक ही दिखे। नॉर्मली क्या होता है कि अगर ये डार्क पॉइंट है, अब ब्राइट पॉइंट बनाना तो पॉसिबल नहीं है, पर मान लो कि ये ब्राइट पॉइंट है, तो ये डार्क वाला यहाँ तक फैल गया है और ये ब्राइट वाला भी यहाँ तक फैल गया है। तो दोनों में एक्चुअल डिस्टेंस कितना है? इतना। पर दोनों में दिख कितना डिस्टेंस रहा है? इतना। इसकी वजह से ना आपको धुंधला दिखने लगता है, ब्लरिंग इमेज आती है। तो अगर अब मैं ये जहां तक ये लोग फैल गए थे, अगर मैं उसको हटा दूं तो अब देखो दोनों के बीच में एकदम डिस्टेंस ज्यादा है कि नहीं? तो ब्राइट और डार्क के बीच का डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो दोनों के दोनों स्पॉट्स एकदम क्लियर दिखाई देंगे। तो जो इमेज है ना एकदम क्लियर दिखती है। इसीलिए देखो कभी भी किसी वीडियो में आप कंट्रास्ट जब बढ़ाते हो तो वीडियो की क्लैरिटी बढ़ जाती है। हालांकि तब वो देखने में इतना अच्छा नहीं दिखता, पर क्लैरिटी वाइज अगर आपको किसी चीज को बहुत अच्छे से समझना है तो आप उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने की कोशिश करते हो। तो जब आप कॉन्ट्रास्ट बढ़ा रहे रहते हो तो आप एग्जैक्टली क्या कर रहे रहते हो, डार्क और व्हाइट जितने ब्लर हुए हैं ना, फैल गए, तो उनका फैलना हम लोग कम करके जो उनका एग्जैक्ट पॉइंट है हम लोग चाहते हैं कि वो वेल कन्फाइंड वहीं तक दिखे। तो अगर अपने को वेल डिफाइंड इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पे जो डार्कनेस प्रोड्यूस हो वो डार्कनेस एकदम एब्सोल्यूट डार्कनेस हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो डार्कनेस है वो एकदम बीच में एकदम शार्प है, पर जैसे जैसे थोड़ा आगे जा रही है तो फेड होते जा रही है। मतलब यहाँ पे थोड़ी लाइट दिख रही है, इसको इमेजिन कर पा रहे हो आप? अगर इतना स्पॉट डार्क दिखना है ये ब्लैक लाइन तक, तो ये पूरा एकदम क्लियर कट डार्क होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा लाइट यहाँ तक चली गई, थोड़ा लाइट यहाँ से यहाँ तक आ गई और डार्क स्पॉट सिर्फ यहाँ पे बीच में इतना सा ही दिख रहा है। ये पूरा स्पॉट डार्क होना चाहिए। अगर ये स्पॉट पूरा डार्क हुआ तो इसके बाद फिर एक ब्राइट स्पॉट आएगा, फिर एक डार्क स्पॉट आएगा। तो ब्राइट डार्क अगर ये एकदम शार्प होंगे तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा वो एकदम वेल डिफाइंड इंटरफेरेंस पैटर्न माना जाएगा, राइट? अब ऐसा होने के लिए क्या जरूरी है कि जो डार्क स्पॉट बने वो एकदम, जो मैं लेक्चर्स में क्या बोलता हूँ, एकदम चिक्कट डांबर काला आना चाहिए कि नहीं? ऐसा होने के लिए आपकी जो वेव्स जा रही हैं, जो इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर रही हैं, अगर आप उनकी इंटेंसिटीज इक्वल ले लो तो जरा बताओ दोनों की इंटेंसिटीज का रेशियो क्या हो जाएगा? अगर दोनों इक्वल ही है, I1 और I2 इक्वल है, ये भी 1 है ये भी 1 है, ठीक, तो इनके एम्पलीट्यूड्स क्या होंगे?
इक्वल हो जाएंगे कि नहीं? अभी अभी अगले पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है ना कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर इंटेंसिटी इज इक्वल हो गई तो एम्पलीट्यूड भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक। और एम्पलीट्यूड अगर इक्वल हो गए, मतलब पहले वाली वेव का एम्पलीट्यूड अगर 0 है तो दूसरे वाली का भी 0 है, और अगर दो 0 वाले ही मिलेंगे तो जाहिर सी बात है जो तीसरा प्रोड्यूस होगा इंटरफेरेंस पैटर्न में वो भी 0 वाला प्रोड्यूस होगा, तो एकदम शार्प 0 आएगा कि नहीं यहाँ पे। और अगर पहले वाली वेव का एम्पलीट्यूड इतना है और दूसरे वाली वेव का भी एम्पलीट्यूड इतना ही है, तो जो यहाँ पे ब्राइट स्पॉट बनेगा वो भी एकदम डबल होकर बनेगा कि नहीं, अच्छा ब्राइट आएगा कि नहीं, ठीक। तो दोनों भी अगर एम्पलीट्यूड में इक्वल हो गए तो दोनों का एम्पलीट्यूड अगर 0 रहा तो भी हमको फायदा आएगा। दोनों के एम्पलीट्यूड 0 होने से क्या फायदा होगा कि बहुत अच्छा डार्क पॉइंट प्रोड्यूस होगा, और दोनों का एम्पलीट्यूड यहाँ पे अगर ज्यादा भी है पर अगर इक्वल है तो उससे हमको जो ब्राइट मिलेगा वो भी एकदम क्लियर ब्राइट मिलेगा, और अगर अच्छा डार्क और ब्राइट मिला तो फिर वेल डिफाइंड इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होगा या नहीं? यस। तो why two light sources must be of equal intensity? आप इतना मेरे जितना लंबा नहीं लिखोगे, आप सिंपल में लिखोगे if intensities are same, this implies their amplitudes will also be same, right? This implies this would give very good वेल डिफाइंड, वेरी गुड नहीं लिखना चाहिए, वेल डिफाइंड फिजिक्स के लिए अच्छा वर्ड होगा, वेल डिफाइंड डार्क पॉइंट, ठीक। और अगर वेल डिफाइंड डार्क पॉइंट आया तो मैं आगे क्या लिख सकता हूं, विच वुड क्रिएट well defined interference pattern. यस नाइस कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट वर्ड लिख देना, थोड़ा इंप्रेशन पड़ेगा, एंड वेल डिफाइंड इंटरफेरेंस पैटर्न। सिंस ये वीडियो आपको मिल ही जाएगा तो ये आप लोग वहां से लिख लेना पूरी लाइन, ओके। तो एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट बनेगा, और कॉन्ट्रास्ट बनेगा तो वेल डिफाइंड इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। क्लियर है सबको कि इंटेंसिटीज क्यों इक्वल लेनी है, ताकि एम्पलीट्यूड्स इक्वल हो जाए तो डार्कनेस में भी ब्लरिंग ना आए और ब्राइटनेस में भी ब्लरिंग ना आए। सो घुमा फिरा के अगर कोई मेरे से वन लाइन में पूछे कि सर ये इतना लंबे में आप बोलना क्या चाहते थे, मैं बस ये बोलना चाहता था दोनों वेव्स की इंटेंसिटी अगर सेम होगी तो ब्राइटनेस या डार्कनेस जो भी आएगी बहुत वेल डिफाइंड आएगी, और अगर दोनों में एकदम क्लियर कट डिफरेंस होगा तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा देख के ही समझ जाएगा कहाँ ब्राइट है कहाँ डार्क है। अगर दोनों ब्लर हो रहे होंगे तो हमारे लिए बोलना मुश्किल हो जाएगा ना कि ब्राइटनेस कहाँ तक चली गई और डार्कनेस कहाँ तक चली गई है। बस यही डिस्कशन चल रहा था इस क्वेश्चन में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द रिलेशन between phase difference and optical path in terms of speed of light in vacuum? ये आप लोगों को पेज नंबर 175 पे लेफ्ट साइड में टॉप पैराग्राफ पे मिल जाएगा। रुको मैं दिखा दे रहा हूँ, टेक्स्ट बुक का ही फॉर्मूला है, तो ये आप लोग वहीं से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें उसने सिर्फ फॉर्मूला मांगा है, कुछ क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं किया है। आपको क्यों क्या ये सब कुछ भी डिफाइन नहीं करना है। ये देखो ये पैराग्राफ के अंदर तुम्हारा पूरा आंसर है, ठीक। अगर तुमको उतना भी नहीं पढ़ना है तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, आपको बस ये इतना याद रखना है, ओमेगा एन डेल्टा एक्स, ओमेगा बाय सी इंटू एन डेल्टा एक्स। यहाँ पे ये जो एन डेल्टा एक्स है ना, ये है तुम्हारा ऑप्टिकल पाथ। मैंने डेल्टा एक्स की जगह यहाँ पे एन जानबूझकर लगाया है, वो एन क्या है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब इसके बारे में सब कुछ फिर नीचे लेबलिंग कर देना, पहले तो आप फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला लिखने के बाद ओमेगा क्या है यहाँ पे, ओमेगा है वो डब्ल्यू नहीं है, होपफुली पता होगा, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओके। सी तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऑफ लाइट ही है, और एन डेल्टा एक्स को आप लिखोगे ऑप्टिकल पाथ ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n,
ठीक, तो अपने से फॉर्मूला पूछा गया था, फॉर्मूला मिल जाएगा। देखो बीच में अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे ये सब मिलेगा। ये रहा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये रहा फॉर्मूला। ठीक, अब यहाँ पे ये सी के टर्म्स में नहीं है, तो आगे देखो यहाँ पे ये मेन है, जो फॉर्मूला मैंने लिखा है वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, बस मैंने उसमें एन डाल दिया ताकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्लियर हो जाए। आगे देखो उन लोगों ने भी वैसे भी वो एन ला ही दिया है। इन केस द वेव इज ट्रैवलिंग इन मीडियम हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, देन इट्स वेव वेक्टर के डैश एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी आर रिलेटेड बाय दिस दिस दिस। एंड में जाकर वो एन पुट हो ही जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो देखो दिखेगा तुमको, ये एन वाला दिख रहा है पार्ट, बस मैंने और इन्होंने आगे पीछे लिखा है। तो होपफुली आप लोग लिख तो लोगे ही। हाँ सर। Now what should be the slit width to obtain pronounced diffraction with a single slit illuminated by a light of wavelength lambda? अगर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो तो ये जो आपके स्लिट की विड्थ होगी ये कितनी होनी चाहिए? सो दिस स्लिट विड्थ, इसी से आप लाइट एंटर करवाओगे ना, तो स्लिट विड्थ मस्ट बी ऑफ order of wavelength obtain pronounced diffraction। अगर आप क्लियर कट डिफ्रैक्शन चाहते हो तो आप ज्यादा बड़ा भी मत लो, क्योंकि डिफ्रैक्शन फिर से वैसे ही हो जाएगा कि आपको एकदम क्लियर कट पैटर्न नहीं मिलेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैल जाएगा वो। तो अगर आपको प्रोनाउंस्ड डिफ्रैक्शन चाहिए तो एग्जैक्टली जो आपके लाइट की आप वेवलेंथ यूज कर रहे हो उस वेवलेंथ के साइज की ही स्लिट बनाओ। और वैसे भी ये स्लिट बहुत छोटी होती है, पढ़ाते टाइम तो हम लोग ये इतना बड़ा दिखा देते हैं, ये इतनी बड़ी नहीं होती। इट इज ऑफ अ वेरी वेरी स्मॉल साइज, नैनोमीटर्स में लेना पड़ता है, क्योंकि ये स्लिट की विड्थ जितनी आप कंट्रोल में रखोगे उतना आपका डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस एकदम वेल प्रोनाउंस्ड या वेल डिफाइंड आएगा, देखने में एकदम क्लियर आएगा। तो बस ये सिंगल लाइन ही आपका आंसर है। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये बस 1 मार्क का क्वेश्चन था, 1 लाइन में आपने लिख दिया, मोर देन इनफ। नेक्स्ट कौन सा है? ये भी हो गया। What must be the ratio of slit width to the wavelength for a single slit to have the first diffraction? अब ये first diffraction वर्ड मत भूलना। मिनिमम एट 45 डिग्री सेल्सियस। जरा कनेक्ट करो। देखो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे सिंपलेस्ट और टाइम बचाने वाला ट्रिक क्या है कि पढ़ते ही पढ़ते जो जो चीजें दिख रही है ना उसके ऊपर लेबलिंग करते चलो। सो जैसे व्हाट मस्ट बी द रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ। ठीक, नॉर्मली कुछ लोग इसको ए से दिखाते हैं, कुछ लोग इसको डी से दिखाते हैं। टू द वेवलेंथ मतलब लैम्डा, मतलब इन शॉर्ट अपने से ए बाय लैम्डा पूछा है, रेशियो पूछा है ना दोनों का, रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ टू लैम्डा पूछा है, राइट? ए बाय लैम्डा पूछा है। टू हैव द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मतलब n इक्वल्स टू कितना बोला है? फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम एट 45, तो n इक्वल्स टू फर्स्ट, राइट? और थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो ये हो गया तुम्हारा गिवन is n equals to 1 and theta equals to 45 degrees। ठीक, अब पूछा क्या है? a by lambda is equals to what? तो कोई ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जिसमें a और lambda एक दूसरे से कनेक्ट हो। कल वाले में सिखाया था a sin theta is equals to how much? n lambda। a और lambda का कनेक्शन दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। For n equals to 1, a sin theta is equals to lambda। तो गिवन क्या था? n equals to 1, थीटा 45 डिग्री, a by lambda is equals to what पूछा था? n हो गया अपना 1, तो यहाँ से n गायब, बराबर। a sin theta is equals to lambda बचा। जब a by lambda में ला रहा था यहाँ पे, वहां पे 1 अपॉन sin 45 होगा, बराबर। हाँ सर। तो a अपॉन lambda is equals to 1 upon 1 by √2 which is equals to √2। मिल गया आंसर? हाँ सर। तो फाइनली ये था तुम्हारा आंसर। होपफुली आपको ये भी समझ गया होगा।